बिजली नहीं थी, आज हर गांव में बिजली है। सर आपने फसल की बात रहा है, नाता रहा है। मैं भोजपुरी की लगभग 6 योगदान दिया है। मैक्सिमम फिल्मों में मैंने गानों के बाद लगातार 2 चुनाव हारा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, अपना विश्वास जताया और पुनः मुझे इस बार टिकट दिया। वो चंद गाने होंगे जिन गानों में से यह भी एक गाना है जो जीत जाएंगे हम, तू अगर आदमी के चाहने से हर चाहते हैं, क्योंकि पब्लिक चाहती है कि मेरा नेता जब मैं बुलाऊं मेरे घर पे आए। ये अलग बात है कि जब मैं इंटर मैट्रिक पास करने के बाद इंटर में कुछ ज्यादा उस क्षेत्र में नहीं कर पाया, क्योंकि इंटर में ही हमारा पहला कैसेट आया था। समझ लीजिए 32 साल से। उसके बाद से 1992 में तीसरी चला गया। 1995 में गुलशन कुमार 3 अध्यादेश लाया गया था हमारे देश में। तो कल नमस्कार, मैं हूं सैफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। आज हमारे साथ हैं विनय बिहारी जी, जो कि लौरिया विधानसभा क्षेत्र से हैं। ये 3 दफ़ा विधायक बन चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के ये विधायक हैं। नमस्कार सर। नमस्कार आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल की हार्दिक शुभकामना। ये साल आप सभी के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छा गुजरे। सब परिवार आप सब आनंद रहे, इसे शुभकामना के साथ मैं साहब जी के साथ। सर आप उस विधानसभा क्षेत्र में, लौरिया विधानसभा क्षेत्र में 3 दफ़ा विधायक रह चुके हैं और उस क्षेत्र में किस तरह का अब तक कार्य किया गया है, किस तरह की परिसीमाएं आपने अपनाई हैं, वो सारी थोड़ा सा बता दें हमें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ किसी गांव में बिजली नहीं थी। हमारा बाढ़ वाला इलाका है, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। बाढ़ से हर साल तबाही होती थी। सड़कें अच्छी नहीं थीं, विद्यालय अच्छे नहीं थे, अस्पताल अच्छा नहीं था, थाना अच्छा नहीं था। इन सभी को हमने पिछले 10 सालों में, 1 साल कोरोना का काल छोड़ दिया जाए जिसमें बहुत काम हुआ नहीं, जिसके लिए मैं अपनी जनता से क्षमा भी मांगा हूं। और जनता ने पुनः मुझे तीसरी बार जिता करके ये सौभाग्य प्राप्त किया है और हमें सौभाग्यशाली बनाया है। मैं अपनी जनता का शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि आज की तारीख में हमारे यहाँ उस तरह की बाढ़ नहीं आती है जिस तरह की बाढ़ पहले आती थी, भारी तबाही लाती थी। हमने नदी का रुख मोड़ा और सरकार से सहायता लिया और आज नदी का रास्ता बदलने से हमारे यहाँ अमन चैन है, अच्छी फसल हो रही है, किसान खुश हैं। किसानों की फसल मतलब चीनी मिलों तक पहुँच रही है और भी जो धान गेहूँ की फसल है, तिलहन दलहन की फसल है, अच्छी हो रही है। किसी गांव में बिजली नहीं थी, आज हर गांव में बिजली है। सर आपने फसल की बात की, तो ये एक बहुत बड़ा अभी आंदोलन चल रहा है फसल को लेकर के, कृषि को लेकर के, इस पर हम बाद में आएंगे। सर आप 3 दफ़ा विधायक बन चुके हैं, तो बिहार में कई पार्टियां हैं, आरजेडी है, जेडीयू है, बीजेपी तो है ही है जो केंद्र में है और लगभग पूरे भारत को अपने में कर रखी है, लेकिन आप बीजेपी को ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों? देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सिनेमा जगत से हूं। भोजपुरी फिल्मों से मेरा सरोकार और रिश्ता रहा है, नाता रहा है। मैं भोजपुरी की लगभग 600 से ऊपर फिल्मों में मैंने किसी न किसी रूप में अपना योगदान दिया है। मैक्सिमम फिल्मों में मैंने गानों की रचना की है और मेरे पिताजी के कहने पर, उनके आदेश पे मैं प्रथम बार 2005 में समाजवादी पार्टी से साइकिल छाप से चुनाव लड़ा। वो फरवरी का चुनाव मैं हार गया। उसके बाद से मैं पुनः नवंबर का जो चुनाव हुआ उसमें भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, वो भी छोटे अंतर से हार गया। उसके बाद लगातार 2 चुनाव हारा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हमारे पिताजी भी हमारा मनोबल बढ़ाया करते थे, बोलते थे तुम जीत जाओगे, और उनके मनोबल ने शायद मुझे शक्ति प्रदान किया। और 2010 में बहुत सारी पार्टियों के दफ्तर के चक्कर लगाए हमने, लेकिन किसी ने टिकट नहीं दिया और समाजवादी पार्टी ने पूरे बिहार में अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया। उसके बाद मैं निर्दल चुनाव लड़ा और बहुत ही सम्मानित मतों से, लगभग 11,000 वोटों के अंतर से
मैंने जनता दल यूनाइटेड के श्री प्रदीप सिंह जी को हराया और सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज की। उसके बाद माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ रहने पर निर्दल विधायक की हैसियत से उनका मैं प्यार दुलार पाया और उस प्यार दुलार के बदौलत कला संस्कृति मंत्री भी रहा। माझी जी हमारे मुख्यमंत्री रहे उस समय। उसके बाद से मैं माझी जी के साथ ही मैं अलग हो गया और माझी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो गया और कुछ इस तरह का माहौल बना कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे मुझे चुनाव लड़ना पड़ा और फिर मैं 18,000 मतों से चुनाव जीत करके सदन वापस आया और इस तरह से फिर हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने अपना विश्वास जताया और पुनः मुझे इस बार टिकट दिया और इस बार लगभग मैं 30,000 वोट से जीत करके आया। तो ये मेरी पॉलिटिकल यात्रा है। पहले मैं निर्दल जीत करके आया, उसके बाद से 2 बार से मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य के रूप में, उनके नेता के रूप में, उनके विधायक के रूप में आज मैं आपके सामने हूँ। तो मुझे आज जो वोट मिला है उसमें मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत सहयोग है। इस बात से गीत आपने गाया था, वो गीत हमारी टीम ने निकाली है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, कहीं गाए हैं सर आप? क्रिकेट ये तो सिनेमा का गीत है। ये एक हिंदी फिल्म आई थी जंग, अनिल कपूर जी इसके हीरो थे और इस गीत को शब्बीर कुमार, नितिन मुकेश और लता जी ने गाया था। बहुत इस गीत से मुझे बहुत प्रेरणा मिली और ये गीत कुछ वो चंद गाने होंगे जिन गानों में से यह भी एक गाना है जो मेरे जीवन को ताकत देता है। तो कहीं कहीं इस गीत को मैं गाते रहता हूँ। सर सुनाई दीजिए हमारे दर्शकों को एक बार। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जंग है। मतलब आपने फिल्मी दुनिया में भी अच्छा मतलब परफॉर्मेंस किया होगा। देखिए, मैं आपको जैसा बताया कि भोजपुरी फिल्मों से मेरा नाता सरोकार रहा है। मैं लगभग 30 साल भोजपुरी फिल्मों में और भोजपुरी गीतों में, गीत संगीतों में मैंने अपना दिया है। लगभग 20,000 से ऊपर गाने में रच डाला हूँ और बहुत सारी फिल्मों में संगीत भी दिया हूँ, बहुत सारी फिल्मों में अभिनय भी किया हूँ। भोजपुरी फिल्मों के अलावा नेपाली, मैथिली, अंगिका और हिंदी, इन सभी भाषाओं में मैंने रचनाएं की हैं और आज उसी फिल्म की बदौलत मैं यहाँ हूँ। पॉलिटिकल में फिर कैसे आना हुआ सर? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक शिक्षक पुत्र हूँ और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं IPS करूँ, IPS इंडियन पुलिस सर्विस में जाऊँ, लेकिन आदमी के चाहने से हर चाहते पूरी नहीं हो जाती। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता, जिसे भी देखी अपने आप में गुम है, जुबां मिली है हम जुबां नहीं मिलता। हर चीज़ किसी एक ही इंसान को मिल जाए ऐसा ऊपर वाला देता नहीं है। मेरे पिताजी चाहते थे मैं अपने बड़े भाई की तरह, मेरे बड़े भाई क्लास 1 अफसर हैं और मैं भी, मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं भी क्लास 1 अफसर बनूं, मैं IPS सर्विस करूं, इंडियन पुलिस सर्विस में मैं जाऊं। मतलब राजनीतिक घराने से आप नहीं हैं? नहीं, हमारे ख़ानदान में तो कोई वार्ड मेंबर भी नहीं है। अच्छा। मेरे परिवार में पॉलिटिकल कोई आदमी नहीं है और मैं अपने परिवार का पहला सदस्य हूं जो विधानसभा का सदन देख पाया और वो भी लगातार 3 दफ़ा।
हाँ, ये तो जनता का आशीर्वाद है। मैं उस लायक हूँ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जनता ने मुझे अपना प्यार दिया है, जिस प्यार की बदौलत लगातार हमारे यहाँ लगातार तीसरी बार पूरा टर्म चुन करके आने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ 72 साल की आज़ादी में। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं जनता की सेवा करूँगा। आप जैसा बराबर कहते कहते गड़बड़ हो जाते थे, 5 टर्म। मेरी भी इच्छा है कि हमें वो मतलब जो मेरे मुख से निकल गया उस पे भी वादा खड़ा करना है और उस पे हमें नहीं, मैं वैसी राजनीति नहीं करना चाहता कि शरीर चल नहीं रहा है, ताकत है नहीं, 2 कदम चल नहीं सकते, लोगों को ठगने चले हैं कि हम आपके लिए कर देंगे वो कर देंगे। अरे आप जब खुद ही ताकतवर नहीं रहेंगे, आज के ज़माने में मेरे हिसाब से नेतागिरी का मतलब है कि आप अगर आधा किलोमीटर भी पैदल चल सकते हैं तो ये काम आपके लिए अच्छा है, क्योंकि पब्लिक चाहती है कि मेरा नेता जब मैं बुलाऊं मेरे घर पे आए, हर एक लोग से जुड़े। हाँ, और ये तभी संभव है जब शारीरिक रूप से आप सक्षम हो, शारीरिक रूप से आप प्रभावी हो। तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में जो लोग हैं वो 65-70 की उम्र जो है वो बहुत है। अब 65 के बाद 70 के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई और काम हो तो अच्छा है। राजनीति अब पब्लिक नहीं चाहती है तो पब्लिक पे बोझ बनने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, शिक्षा व्यवस्था होती है हमारी, तो उसमें अब तक आपका शिक्षा व्यवस्था का परिवेश कैसा रहा है? देखिए, पढ़ने में मैं पहले भी अच्छा था। हमारे समय में प्रखंड से 3 लोग चुने जाते थे, 3 विद्यार्थी जिनको स्कॉलरशिप मिलता था। मैं भी स्कॉलरशिप होल्डर हूँ और लगातार फर्स्ट सेकंड प्राथमिक विद्यालय में करता रहा और मैट्रिक, इंटर, बीए ये सब मेरा प्रथम श्रेणी से है। मतलब राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छे रहे, इवन एजुकेशन क्षेत्र में भी अच्छे। देखिए, मैं शिक्षक पुत्र हूँ तो हमारी शिक्षा तो अच्छी होगी ही, और मैंने शिक्षा पाया। ये अलग बात है कि जब मैं मैट्रिक पास करने के बाद जब इंटर में आया तो मैं आरडीएस कॉलेज, राम दयालु सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में मैंने दाखिला लिया। वहाँ से फिर मैं बीए की पढ़ाई, एमए की पढ़ाई जो है वो पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज से की, और फिर मैं कुछ ज़्यादा उस क्षेत्र में नहीं कर पाया क्योंकि इंटर में ही मेरे कैसेट्स बाज़ार में आ गए थे। 1988 में हमारा पहला कैसेट आया था। समझ लीजिए 32 साल से उसमें आपने गाना गाया था? गाए भी थे, लिखे भी थे। अच्छा, कौन सा? चंपारण के बाबू कैसेट का नाम था। अच्छा। उसके बाद से 1992 में टी सीरीज चला गया। 1995 में गुलशन कुमार जी ने हमको बम्बई का रास्ता दिखाया, बम्बई लेके गए साथ में। वहाँ पहली फिल्म हमारी थी 4 धाम, और पहला गाना मेरा गाया था अनुराधा पौडवाल जी और सोनू निगम जी ने। और उसके बाद से अभी तक मुझे लगता है कि 700 के आसपास फिल्में मैं कर चुका हूँ सभी भाषाओं में, और 20,000 सुपर गाने लिख चुका हूँ, और 8-9 महीना मंत्री भी रहा हूँ, 3 बार विधायक भी रहा हूँ। आगे की ज़िंदगी का पता नहीं क्या होना है, मालूम नहीं। सर, किसान बिल को लेकर के अभी हमने आप पे बोला था, लेकिन मैंने उसके लिए रोक दिया था। सर, दिल्ली में ही नहीं हमारे पूरे देश में इस समय किसान बिल को लेकर के विरोध किया जा रहा है। जो 3 अध्यादेश लाए गए थे हमारे देश में, तो कल लाल किला पे क्या घटनाएं हुई वो सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको होगी। इस पर आपका क्या नज़रिया है सर? देखिए, मुझे लगता है कि आंदोलनकारियों में जितने लोग हैं उसमें से एक भी तो किसान है नहीं। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और कुछ लोगों के बारे में अध्ययन भी किया। इसमें से एक भी किसान नहीं है, और किसान नेता बन गए अलग बात है। मेरा कहना है कि आबादी के हिसाब से जब देश की आबादी बढ़ रही हो या देश की आबादी जिस तरह की हो, उस आबादी के हिसाब से हमारे पास जो ज़मीन है उस ज़मीन में हम किस तरह की खेती करें, किस तरह फसल को लगाएं, किस तरह से पैदावार को बढ़ाएं, इस पे अगर सरकार अपना विचार कर रही है, सरकार उस तरीके से इस देश को ले जाना चाहती है, तो मुझे लगता है कि
इसका इस तरह से विरोध नहीं होना चाहिए। जो विरोध का मतलब कि दिशा है, जो विरोध का मतलब कि एक माने प्रकार है, जो अभी का अस्तित्व विरोध का दिख रहा है, मुझे लगता है सुनियोजित कार्यक्रम के तहत है कि ऐसा सर, करो। इसमें इसको तो ये विरोध में मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हैं, इवन आम आदमी पार्टी हो गई और आरजेडी तो है ही है, मतलब पूरा लगभग कई पार्टियां इसमें शामिल है। इवन बीजेपी के भी कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि ये बिल किसान के अहित में है, ये किसान के हित में नहीं है। देखिए, एक बात बता रहा हूँ, किसी बिल को लागू होने के पहले ही हम ये कहें कि ये बिल गलत है ना, मुझे लगता है ये भी जल्दीबाजी है। हम कहते हैं कोई बिल लगा, तो अगर बिल लग सकता है तो बिल हट भी सकता है। उसके लिए हम कहते हैं, अभी आपको एक छोटी सी बात हम कहेंगे। अभी भारत सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार के कुछ ऐसे भी कार्यक्रम हुए हैं जिनको 2 बार 3 बार संशोधित किया गया है। किया गया, हाँ। किया गया कि नहीं किया गया? किया गया। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप कोई कपड़ा सिलवाते तो हैं। सर ऐसा तो नहीं कि आप लोग जानबूझ के पहले गलती करके एम्प्लॉयमेंट करवाना चाहते हो, उसको अप्लाई करना चाहते हो? एक चीज़ बताते हैं, जो लोग भी ऊपर बैठे हैं, है ना, उन लोगों को काम करने का जो उनके पास तरीका है, उस तरीका को एक बार देखना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, कहाँ उस तरह का विरोध दिल्ली के बाहर है? आप बता दीजिए कि बिहार में है क्या? 4 गो ट्रैक्टर घुमा दिया किसी ने। बिहार में भी कल राष्ट्रीय जनता दल के लोग ने खूब मतलब विरोध निकाला सर, आंदोलन किया। सुनिए, एक चीज़ बता रहे हैं, विपक्ष किसे कहते हैं? विपक्ष का काम क्या है? हम तो बात कह रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान रचने का काम किया। उन्होंने उस समय की स्थिति, परिस्थिति और माहौल को देखते हुए संविधान की संरचना की। समय समय पर उसमें संशोधन हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए हैं? तो मेरे कहने का मतलब है कि अब बाबा साहब के बारे में हम कुछ बोलने लगे, तो बाबा साहब ने उस समय की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए संविधान की संरचना की। आवश्यकता पड़ी तो सदन में बैठे माननीय लोग, जो माननीय लोग हैं, क्योंकि अचानक कुछ नहीं हो सकता। इस देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। ये ऐसा देश नहीं है कि यहाँ राजतंत्र है, मुख्य कानून छ, जो कह देंगे वो कानून हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि ये बिल जो है, पहले इस बिल के बारे में मन गहन अध्ययन की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जहाँ कहीं त्रुटियाँ नज़र आ रही हैं तो उन त्रुटियों को सुधार करवाने का भी तरीका होता है। जिस तरह से प्रदर्शन हुए 26 जनवरी के अवसर पे और जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, है ना, मेरे कहने का मतलब है कहीं से भी देश हित में उस तरह के प्रदर्शन नहीं होते हैं। कंगना जी जो हैं वो कह रहे हैं कि ये लोग उज़्बेकिस्तान या खालिस्तान से आए हैं, तो सर ये ठीक होगा उन लोगों को इस तरह की उपाधियां देना? देखिए, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, है ना, और मैं कोई विवादित बात नहीं कहूँगा। हिंदुस्तान के किसी कोने में बसा हुआ कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तानी है, बाद में वो कुछ भी है। सबसे पहले हम लोगों के देश में सबसे बड़ा रोना इसी बात का है कि हम लोग के अंदर ये भावना पहले नहीं आती है कि पहले हम भारतीय हैं, पहले हम इंडियन हैं, पहले हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हम कुछ हैं। हम कहते हैं कि हम सुधरना नहीं चाहेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा 900 व्यक्ति भी हमको सुधार देगा? नहीं सुधारेगा। राहुल गांधी सुधार देंगे? नहीं सुधारेंगे। कोई नहीं सुधार सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आप जिसको अपना प्रधानमंत्री माने हैं, उनके प्रति आपका सम्मान की भावना होनी चाहिए आपके दिल में, और आदर की भावना होनी चाहिए। पहले उनके काम को देखिए। आपके पास वोट का अधिकार है। आपको लगता है कि माननीय मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और आज की तारीख में कोई नहीं कह सकता कि बूथ लूटा गया है।
वोट फाड़ा गया, बैलेट पेपर फाड़ दिया, स्याही गिरा दिया। अब वो ज़माना नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि हम सभी भारतीय हैं और भारत का जो भी प्रधानमंत्री हैं, जो भी प्रधानमंत्री होंगे जो हुए हैं, मैं सबकी बात करता हूँ। मैं लाल बहादुर शास्त्री जी का भक्त आदमी हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भक्त आदमी हूँ। आपके तो नाम के आगे भी हैं, पीछे भी हैं, हाँ, बिहारी जी लगा हुआ है। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अपने आप को भारतीय बनाए और भारत के प्रति, देश के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है, इसको समझ जाए। तो मुझे लगता है कि जनता भी सुधर जाएगी, नेता भी सुधर जाएगा, और जनता नेता दोनों सुधर जाएं तो कार्यपालिका सुधर जाएगी, कार्यपालिका सुधर जाएगी और सुधरेगा तब ना जब हमारे आपको यहाँ बिहार में सरकार बने। लगभग 20 साल से एक सरकार चलती हुई आ रही है और लोग खूब पलायन कर रहे हैं। यहाँ पलायन सबसे ज़्यादा होता है बिहार में, और वो किस चीज़ को लेकर के होता है? नौकरियों को लेकर के, और अभी तक नौजवानों को कोई नौकरी वगैरह का कोई व्यवस्था नहीं। देखिए, एक चीज़ बताते हैं, जहाँ आबादी ज़्यादा होगी वहाँ परेशानी ज़्यादा होगी। कोई भी व्यक्ति है, अब 2 आदमी का खाना बनाना हो तो कटोरा में आटा सना जाएगा, अब 20 आदमी का खाना बना हो तो कठौता रखना पड़ेगा। पलायन की समस्या बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं इस बात से अलग नहीं हूँ, इस बात को मैं काट नहीं सकता, हमारी औकात नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि इस बिहार में झारखंड बंटवारे के बाद क्या बचा है, कौन सी चीज़ बची है, उसको देखना पड़ेगा। और उसको देखते हुए हमारे यहाँ क्या पैदा होगा, क्या पैदावार है, क्या फसल है, किसानों की स्थिति क्या है, और हमारे यहाँ जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको किस तरह से हम काम पे लगा सकते हैं, इस सब के लिए जितना काम होना चाहिए उस तरह का काम नहीं हो पाया है। उसके पीछे कुछ आर्थिक कारण भी है कि हमारी जो अपनी आय है वो इतनी नहीं है। दूसरी चीज़, 72 साल की आज़ादी में मैक्सिमम टाइम यही हुआ है कि हमारे ऊपर की सरकार कुछ रही है, नीचे की सरकार कुछ रही है, और प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय है उस हिसाब से जो हमें सरकार से, भारत सरकार से जो मिलता है, अलग से कुछ मिलता नहीं, अब अलग से मिलने लगा है। तो ये सब भी कुछ कारण हैं जिनकी वजह से जितने रोज़गार का सृजन होना चाहिए उतना हमारी सरकार या पीछे की सरकार या कोई सरकार कर नहीं पाई। ये पलायन पहले भी था, ये पलायन आज भी है। मुझे लगता है कि आगे भी ये पलायन जो है इसका औसत कम हो सकता है, ये पलायन जारी रहेगा। दूसरी चीज़, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने यहाँ काम करने में शर्म लगता है, बाहर कोई काम करेंगे उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये तो है सर। ऐसा नहीं है, कुछ लोग शौक से भी जाते हैं कि ज़रा बम्बई जाएं वहाँ कमाएं, ज़रा दिल्ली जाएं वहाँ कमाएं। हम कहते हैं आज के तारीख में अपने परिवार के पास रह करके भी कौन कहता बिहार में रोज़गार नहीं है? बिहार में कमाओ तो सही, आप काम करो। कोई प्रॉब्लम है अपने विधायक मंत्री से बात करिए, आप अपने लिए अपने जिला पदाधिकारी से बात किए। मैं अपने जिला पदाधिकारी, बेतिया जिला पदाधिकारी जो आज के समय में उनको सैल्यूट करता हूँ कि आज उन्होंने कोरोना काल में भागे हुए या वापस आए हुए अपने जगह पे, अपनी ज़मीन पे वापस लौटे हुए बहुत सारे लोगों को उनके जो कार्यक्रम थे, उनका जो काम था, उस काम के अनुरूप काम दिया, बैंकों से लोन दिलवाया, और आज वो लोग हमारे यहाँ, मुझे लगता है जी हमारे जिला पश्चिमी चंपारण में मैं बोला कि हमारे जो डीएम है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि हमारे डीएम दिन रात, है ना, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, दिन रात काम करते हैं और ऐसे हुनरबाज लोगों को खोजते रहते हैं कि बाहर गुजरात में तुम क्या कर रहे थे, तुम पंजाब गए तो क्या कर रहे थे, तुम महाराष्ट्र गए, बम्बई गए तो क्या कर रहे थे, तुम यहाँ करो, हम तुमको लोन दिलवाएंगे। लोन दिलवाया उन्होंने, बहुत लोगों को लोन दिलवा रहे हैं, काम करा रहे हैं। और मुझे लगता है छोटी छोटी जो कंपनी टाइप की, जो छोटा छोटा उद्योग है, आज की तारीख में हमारे यहाँ कपड़ा सिलने का, जीन्स पैंट सिलने का, ना साबुन बनाने का, सर बहुत कारीगर है पूरे शहर में सर, पूरे शहर में कारीगर हैं। और उन कारीगरों को हमारे यहाँ के जिला पदाधिकारी हैं, वो बुलवा रहे हैं कि आप आओ, हमसे मिलो, हम अपने
मतलब जो हमारा समय है उस समय में से, व्यस्त समय में से मैं समय निकाल के समय दूंगा। कौन बैंकर्स जो है आपको ऋण नहीं दे रहा है, कर्ज नहीं दे रहा है, हमसे बात करो, इतना कोई सोचता नहीं है। तो आज ऐसी स्थिति हुई कि ये लोग जो बाहर कमाते थे आज अपने यहाँ भी उद्योग डाल करके, छोटा छोटा उद्योग डाल करके कमा रहे हैं। सर, तेजस्वी जी का कहना है कि ये सरकार जो बनी है आप लोगों की, वो चोर दरवाजे से आई है। देखिए, अब जिस तरह की बहुमत होनी चाहिए, जिस तरह की बहुमत का हम लोगों को भी अनुमान था, वो बहुमत तो हम नहीं पाए। अब यहाँ ऑन द माइक आपके सामने या जनता हमें देख रही है, झूठ बोलने से कोई फायदा है नहीं। अब मान लीजिए यही बहुमत मतलब उतना चाहिए था आपको, या देखिए बहुमत आप विपक्षी पार्टी को? हमारी पार्टी को जो बहुमत प्राप्त है, अच्छा, जो बहुमत है हमारे पास, हमें लगता है कि अगर हमारे पास 20-25 विधायक और होते तो शायद तेजस्वी जी ये बात नहीं करते, है ना। तो क्या इसका मतलब कहीं ना कहीं खोट है? देखिए, खोट की बात नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि कुछ पब्लिक जो है, जो जैसा मैंने अनुभव किया कि कुछ जनता परिवर्तन चाहती थी। जैसा मैं अपने क्षेत्र में घूमता था वोट के समय में, तो लोगों के दिल में था कि इस बार परिवर्तन, और कुछ लोग कहते थे परिवर्तन करके किसको लाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि तेजस्वी जी विपक्ष में बैठे हैं और उनके दिमाग में था कि मैं सत्ता परिवर्तन होगा और मैं आ जाऊंगा। अब उनका आगमन हुआ नहीं। उनकी गलती से मुकेश जी भागे उनके यहाँ से, उनकी गलती से माझी जी वहाँ से निकले। अब अपनी गलती को भी माननी चाहिए। अब हमारे ही जिला में एगो सीट पे लड़ाई, 7 सीट दे दिए कांग्रेस को, वो कांग्रेसियों का है। तो अभी क्या होता है भाई, बंटवारे में बहुत दिक्कतें हुई होंगी। हाँ भाई, देखिए किसी के हार का कोई कारण तो होता है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, आदमी यूं ही बेवफा नहीं होता। जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार जी भी कह रहे थे कि सीट बंटवारे को लेकर के बहुत देर किया गया, तो ये नहीं पता चला कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। देखिए, राजनीति में मित्र कठिन है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने बड़े एक लाइन में ही लिख दिया है। और हमेशा ये होता रहा है कि हारने के समय जो है कुछ न कुछ बातें पब्लिक के सामने रखी जाती है। हम तो कहते हैं कि हर एक हार से सीखने वाला आदमी बहादुर होता है। मैं हारता हूँ तो इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, ये रीज़न को, ये जो कारण हैं, उन कारणों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आदमी की सोच वहाँ होनी चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियाँ आपको मैं बताया, उसी में हरिवंश राय बच्चन जी की भी कुछ पंक्तियाँ हैं, है ना, कि माना वह बेहद प्यारा था, छूट गया तो छूट गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, है ना, कब अंबर शोक मनाता है जो बीत गई सो बात। मेरे कहने का मतलब है कि पीछे की जो बात है उस बात पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान देने की ज़रूरत है कि आगे हम कौन सा काम करें कि हम फिर जनता के बहुत प्रिय हो जाएं, जनता के करीब आ जाएं, जनता के सुख दुख अपना सुख दुख समझें। कि जनता जो है, मतलब देखिए, सबको खुश करना तो आसान काम नहीं है। एक मर्द से उसकी एक बीवी खुश नहीं रहती है, एक माँ बाप से उसके 4 बच्चे खुश नहीं रहते, तो ये बड़ा मुश्किल काम है सबको खुश करना। लेकिन कुछ काम तो ऐसा होना चाहिए कि आदमी रहे न रहे उसकी यादें ज़मीन पे रहे। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। अब इसको जो लोग जिस पद पे हैं, जिस तरह से देखें, हाँ, वहाँ पे बैठ कर के नहीं सोचेंगे तो किसी एक के सोचने से भी नहीं होता है। एक नीतीश कुमार को हम क्यों दोषी माने, है ना। मेरा कहना है कि जनता का वोट लेना आज के समय में ये छोटा काम नहीं है, इसलिए इसको बड़ी गंभीरता से ले करके उनके दुखों को देखना पड़ेगा, उनके करीब जाना पड़ेगा, और उनकी समस्याओं को अगर हम सुलझा लेते हैं तो मुझे लगता है कि 15 साल, 20 साल, 25 साल क्या,
बहुत सारे ऐसे लोग भी विधायक हैं 10-10 बार जीत के आए, हम लोग तो 3 बार वाले हैं। सोचते हैं कि 3 बार जीतने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, ये आदमी 9 बार कैसे जीत गया। ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, पाँव। सर बिहार में जो एक राजनीति व्यवस्था रही है, खासतौर से बिहार में, ऐसे तो पूरे हमारे भारत में, लेकिन खासतौर से बिहार में देखा हूँ कि राजनीति व्यवस्था इस ऐसे आधारित है जो जातिगत व्यवस्था से है। यादव जी को चुन रहे हैं और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो देखिए मुझे लगता है कि ये प्रभाव तो है ही। भारत में, पूरे देश में 4 तरह के वोटर हैं। एक जाति वोटर है, उसके जात में कोई खड़ा होगा, उनका वोट जो है जात में ही जाएगा, ऐसे भी वोटर है। तो सर अगर ऐसा ही रहा तो बिहार का कभी विकास नहीं होगा, क्योंकि जाति के आधार पे आप वोट दोगे तो वो काम भी नहीं करेगा, फिर भी वो जीतता रहेगा। नहीं, बता रहा हूँ, बिहार का विकास हो रहा है। आज से 25 साल पहले जाए क्या था, आज से 15 साल पहले जाए क्या था, आज से 10 साल पहले जाए क्या था। ऐसा नहीं है। किसी गांव में बिजली नहीं थी, किसी गांव में सड़क नहीं थी, और लोग 7 बजे दरवाज़ा बंद कर लेते। मेरा अपना खुद का दरवाज़ा 7 बजे बंद हो जाता। मैं तो वहाँ से हूँ जिस ब्लॉक को चंबल घाटी कहा जाता है, मिनी चंबल के नाम से मशहूर क्षेत्र से मैं विधायक हूँ। मेरा अपना घर 7 बजे बंद हो जाता था, और कोई माई का लाल घर के बाहर निकल नहीं सकता था। वो भी दिन देखे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज वैसा दिन नहीं आया तो घर की औरतें 12 बजे घूमती हैं, है ना। और बाकी रहा ये छुटफुट मर्डर सडर की बात, तो भगवान भी प्रधानमंत्री हो जाएंगे, है ना, और खुदा मुख्यमंत्री हो जाएंगे ना, तो भी ये ज़मीन जायदाद, प्रेम प्रसंग, ये सब की जो लड़ाइयाँ हैं, इन लड़ाइयों को लेकर के जो हत्याएं होती है वो होगी ही होगी, चाहे कोई प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री हो जाए। आपने अभी क्राइम को लेकर के कहा तो एक प्रश्न दिमाग में आया है सर। नीतीश कुमार जी का कहना था कि हम 3 चीज़ से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। एक सांप्रदायिकता, दूसरा हो गया क्राइम, और तीसरा एक और है घुसखोरी। ये 3 चीज़ पे हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन आज के डेट में ये 2-3 चीज़ें बहुत ऊंचे स्तर पे बढ़ रही है सर। देखिए एक बात बताता हूँ लेने वाला लेने के लिए तैयार हो, और देने वाला देने के लिए तैयार हो। ये कहावत है, लइका लइकी राजी तो का करिए काजी। हम कहते हैं जो घूस देते हैं वो दोषी नहीं है क्या? जो घूस लेते हैं वो दोषी हैं, घूस देने वाले भी दोषी हैं। आज बहुत सारी जगहों पे मैं बोलता हूँ घूस क्यों दिए भाई, अतः नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। हम क्या, आपने कभी कहा क्या मुझसे? आप लिख करके 2 लाइन देंगे क्या कि फलाने आदमी ने प्रधानमंत्री आवास योजना 20,000 लिया, वो लिख करके नहीं देता है। आप बताइए ऐसे हालात में कैसे घूसखोरी बंद होगी, पहली चीज़। और मेरा कहना है माननीय नीतीश कुमार जी के मामले में कि आप एक रिकॉर्ड देख लीजिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी के मामले में जितने घूसखोर पदाधिकारी मतलब जेल गए हैं, उनकी संपत्ति जब्त हुई है, उतना किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं इस बात से मतलब कि नहीं भाग रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी घूसखोरी है, घूस लोग ले रहे हैं, घूस लोग दे रहे हैं। दहेज पर भी नीतीश कुमार जी ने कहा, तो वो भी मेरे कहने का मतलब आपको मैं पहले ही बता दिया था कि थोड़ा हम सुधरें, थोड़ा आप सुधरें, सुधार हो जाएगा। क्राइम जो है सर, क्राइम व्यवस्था को कैसे सुधारिएगा? मैं बता रहा हूँ। देखिए आज बिहार की जो स्थिति है और बिहार का जो पॉपुलेशन है, उस आधार पर यहाँ जब तक पुलिस बल नहीं बढ़ाए जाएंगे, एक दिल्ली में जितनी पुलिस बल है, पूरे एक दिल्ली शहर में जितना पुलिस बल है उतना पूरे बिहार में नहीं है। बिहार में जो पुलिस बल है 80 या 90 हज़ार के आसपास। नौकरी किसके हाथ में सर? आपके हाथ में ही है। नहीं, एक बात है, बहाल कर देना बड़ी बात है क्या? उसकी तनख्वाह कौन देगा? यहाँ पे अगर 5 लाख पुलिस बल की आवश्यकता है तो ये 4 लाख एक साथ बहाली कर देने से कहाँ से पैसा आएगा? तो सर अपने देश में, अपने भारत में ही आप लोग
उद्योग व्यवस्था चालू करवाइए, क्योंकि ये वही सब तो आपके हाथ में है ना सर। मैं वही तो उद्योग बोल व्यवस्था रहा चालू हूँ, करवाइएगा तभी तो। मैं वही बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्रीज जब लगवाइए। लोगों को रोटियां मिलने लगेंगी और जो आबादी है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाएगा, तो मुझे लगता है, देखिए, पॉपुलेशन और करप्शन का चोली दामन से संबंध है। तो इस पे भी सरकार ही कार्य करेगी। अगर पॉपुलेशन को हाँ, कंट्रोल करना है हाँ। तो इस पर सरकार अपना कदम उठाएगी ना। सरकार कदम उठा रही है और सरकार के पास ये मैसेज है, सरकार के पास हम विधायकों से विद्वान लोग उनके सलाहकार हैं, है ना। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारे पीएमओ कार्यालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय में अफसरों का अभाव है, ऐसे लोगों का। आदरणीय नीतीश कुमार जी के यहाँ ऐसे लोगों का अभाव है। जो भी बनेंगे उनके पास वैसे लोग रहते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब बहुत समझौता करने से भी इस तरह की चीज़ों पे मतलब कड़ाई नहीं की जा सकती। अगर समझौता करेंगे तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पॉपुलेशन बढ़ा, करप्शन बढ़ा हुआ है। पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा और कैसे रुकेगा? देखिए, जैसे हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे, मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जो रोजगार में नहीं है, इसलिए उन्होंने तमंचा उठा लिया है ना। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, तो उन्होंने गलत संगत में आके ये रास्ता चुन लिया। तो मेरा कहने का मतलब, लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार जी का प्रथम पक्ष रहा है और लॉ एंड ऑर्डर जो थोड़ा बहुत हिला है, इधर कुछ हुआ ऐसा, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को नींद नहीं आ रही होगी। मुझे मालूम है, मैं नीतीश जी के संपर्क में रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में वो कोई कदम पीछे हटाते नहीं हैं। सुधार होगा और ये जो मजदूर पलायन है इसका भी हम लोग और हमारी जो ऊपर की सरकार है, नीचे की सरकार, हम लोग मिल कर के इस पर भी मतलब गहन मंथन चिंतन कर रहे हैं कि इन सभी चीज़ों में सुधार हो। नहीं तो ये जनता जो है, मतलब पब्लिक किसी के है नहीं, पब्लिक को काम चाहिए। आप कैसे करेंगे? लोग काम को ही प्राथमिकता देते हैं सर। वो तो करेगी पब्लिक।